नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 शहर 5 खबर में रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। ईडी ने अब्बास की 14 दिनों की रिमांड मांगी है और अब से थोड़ी ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास की कोर्ट में पेशी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रात करीब 12 बजे उसे मेडिकल के लिए लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय कॉलविन अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद उसे दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया। फिलहाल ईडी की ओर से कोई बयान अभी जारी नहीं किया गया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था और इस मामले में 20 मई को ही उसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी व छोटे बेटे उमर से पूछताछ भी की गई थी। अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है और अब से थोड़ी ही देर में अब्बास अंसारी मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो ईडी ने अब्बास की 14 दिनों की रिमांड मांगी है। तो 9 घंटे की पूछताछ के बाद एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया अब्बास अंसारी को। प्रयागराज अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है और अब से थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ सकता है। ईडी ने अब्बास अंसारी के 14 दिनों की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो आज प्रयागराज में पेशी हुई है अब्बास अंसारी की और अब से थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आ सकता है। कोर्ट में अब्बास अंसारी को आज पेश किया गया है। ईडी ने अब्बास की 14 दिनों की रिमांड मांगी है और अब से थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। थोड़ी ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास की कोर्ट में पेशी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है और आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि आज अब्बास अंसारी को पेश किया गया और अब से थोड़ी देर में यह भी बताया जा रहा है कि फैसला सुना सकता है एमपी एमएलए कोर्ट। बिल्कुल योगेश, इसे फिलहाल जो अब्बास अंसारी हैं, कल ईडी ने उन्हें नोटिस किया था और उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे प्रयागराज। वहां पर उनसे करीब 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और उसके बाद पुलिस ईडी के अधिकारियों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। रात में उनका मेडिकल कराया गया 11 बजे, फिर उन्हें वापस ईडी दफ्तर लाया गया। पूरी रात वो ईडी दफ्तर में ही रहे। सुबह फिर उन्हें मेडिकल के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया गया और फिर उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास उन्हें यहाँ के जो जिला जज हैं संतोष राय, उनकी अदालत में पेश किया गया है। बाकायदा दोनों पक्ष ने अपना वकीलों ने अपना तर्क रखा है। फिलहाल जो ईडी की तरफ से बात कही गई है वो 14 दिन की इनकी रिमांड की मांग की गई है। उनकी तरफ से तर्क किया गया है कि ईडी अभी और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें रिमांड पर दिया जाए और 14 दिन की रिमांड पर देने की बात कही है। साथ ही साथ जो अब्बास अंसारी के वकील है उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ईडी को रिमांड पर दिया जाता है अब्बास अंसारी को, तो उस बीच में उनके वकील को पूछताछ के दौरान रहने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ सुरक्षा की बात कही है। तो दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है। फिलहाल अभी जो अब्बास अंसारी हैं वो जिला जज की कोर्ट के अंदर ही हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये उम्मीद की जा रही है। शोएब, इस दौरान इस बात की जानकारी मिल पाई हो कि दोनों पक्षों के वकील की तरफ से क्या कुछ तर्क रखे गए हैं? बिल्कुल, जो ईडी की तरफ से, चूंकि ईडी ने इन्हें हिरासत में लिया है और कोर्ट में पेश किया है और ईडी की तरफ से उनकी रिमांड की डिमांड की गई है, तो निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से ये कोशिश हो रही कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मिला है। 14 दिन की रिमांड की बात कही गई है, लेकिन जो हमारे पास सबसे सवाल है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद 5 से 7 दिनों की इनको रिमांड पर दिया जा सकता है और ऐसे में अब्बास अंसारी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस 5 दिनों में या जितने दिनों की बिल्कुल 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से आपके पास खबर आई है उसके अनुसार 5 से 7 दिन तक रिमांड मिल सकती है और आने वाले समय में अब्बास अंसारी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब। तो
थोड़ी ही देर में एमपीएमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और अब्बास अंसारी की मुश्किलें ये माना जा रहा है कि बढ़ने वाली हैं। उधर हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा के हिंदू कार्ड के विरोध में बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि हिंदू बनकर 75 साल से आज तक गुलाम बने चले आ रहे हैं, अब उनका हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। मांझी ने यह भी कहा है कि जाति के नाम पर हमारे साथ लंबे समय भेदभाव किया जा रहा है। हम मनुवादियों का विरोध करते हैं और अंबेडकर के साथ हैं, उन्हीं के बताए रास्ते को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित ठीक से पूजा नहीं कराते हैं, खाना नहीं खाते, जो पूजा कराते हैं वो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। ऐसे पंडितों का हम विरोध करते हैं। यह बात गांव-गांव प्रचारित हो रही है। रास्ता हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी के बयान को आपने सुना, किस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के ये भद्दा बयान दिया गया है और ब्राह्मणों पर मांझी का ये निशाना। मांझी के ब्रह्म ज्ञान से अब पूरा कोहराम मचा हुआ है बिहार में, सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक बार फिर से ब्राह्मणों पर मांझी ने प्रहार किया है और अब मांझी के बयान से पूरे बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं जीतन राम मांझी की तरफ से और दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से ये बेहद भद्दा बयान दिया गया है जीतन राम मांझी की तरफ से और ब्राह्मणों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ब्राह्मणों को लेकर के ये बयान जीतन राम मांझी का अब बेहद अपमानजनक ब्राह्मणों के लिए बताया जा रहा है और बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। अब लगातार इस बयान की निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल जीतन राम मांझी ने ये गलत बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि दरअसल जो ब्राह्मण आते हैं उनके घरों में वो पूजा पाठ ठीक से नहीं कराते हैं और उनके घर में खाना नहीं खाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं इस दौरान। रजनी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का ये बयान आया है, क्या किसी पत्रकार ने या अन्य किसी ने जीतन राम मांझी से ये पूछा कि ब्राह्मणों पर इतना बड़ा और भद्दा आरोप जो आप लगा रहे हैं, क्या आप अपने परिवार में जन्म से लेकर के इस दुनिया से विदाई तक के पूरे जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें क्या आप ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं या फिर आपने कभी बुलाया नहीं है? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी ने जिस तरह का बयान दिया है ये वाकई विवादित बयान है। बताती चलूं कि इससे पहले भगवान राम पर भी इस तरह के विवादित बयान दिए थे और उस समय हमने जब जीतन राम मांझी का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे ये पूछा था कि जब आप भगवान को राम को भगवान नहीं मानते तो फिर आपके नाम में राम क्यों है? तब उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे पूर्वजों का रखा हुआ नाम है और हमारे जो माता पिता थे वो भगवान राम को मानते थे, मैं भगवान राम को नहीं मानता हूँ। और एक बार फिर इस तरह से ब्राह्मणों के बारे में जो बयान दिया है तो इस बयान को लेकर सबसे अहम बात यह है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो इस बात का लगातार विरोध कर रही है। जेडीयू, आरजेडी या फिर कांग्रेस की बात करें तो लगातार मांझी के इस बयान पे लोगों की टिप्पणियां आ रही है। इस तरह के बिल्कुल रजनी, आपने बताया कि जब उनसे पूछा भगवान राम को लेकर के तो उन्होंने कहा कि उनके माता पिता राम को मानते थे लेकिन वो नहीं मानते हैं, यानी साफ तौर पर वो अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता के अनुयायी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जो उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम नहीं करते हैं तो समझा तो यही जा सकता है कि वो अपने माता पिता को भी नहीं मानते होंगे फिर ऐसे में तो बयान है या ये भी कह सकते हैं ये जिस तरह का व्यक्ति बयानबाजी की है तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हमेशा मीडिया में एक चेहरा बना रहना या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को अहम साबित करने के लिए इस तरह के उल्टे पुल्टे बयान देना कोई नई बात नहीं है। जीतन राम मांझी जीतन राम मांझी ने एक बार फिर इस तरह का बयान दिया है कि जो ब्राह्मण है जो दलितों के घर की पूजा कराने आते हैं वो मांस वगैरह का सेवन करते हैं। आजादी के बाद लगभग 76 साल हो गए और आज की पिछड़ा की
के चुनाव लोग वो साम्राज्यवादियों के गिरफ्त में है, यानी उन्हें आजादी नहीं मिली है। तो इस तरह के बयान वाकई सोचने निंदनीय है और ये कहा जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है वो पूरे प्रदेश भर में निंदा की जा रही है उसकी, और सियासी हलचल भी बढ़ते नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी और अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। तो दो जनसभाओं को आज संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जमकर हमला बोला और कांग्रेस ने रक्षा सौदों में दलाली खाई है, ये बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया है। दो जनसभाओं को आज संबोधित किया है पीएम मोदी ने और इस दौरान ये हमला बोले गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी सीधे लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के साथ। नितिन, क्या कुछ और जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कि रक्षा सौदों में दलाली खाई है कांग्रेस ने। ये देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने सुंदरनगर में साफ साफ यही कहा कि जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने रक्षा साजों पे जो है दलाली खाई है, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जिस तरीके चुनाव भी हैं, अब चुनावों को देखते हुए यही इसमें सबसे पहले कांग्रेस पे हमला बोलते हुए कहा है कि रक्षा सौदों में जो है कांग्रेस ने दलाली खाई है। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा एक आरोप लगाया, तो उसमें कहा है कि जिस तरीके पहले भी कांग्रेस थी और उसके बाद में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। तो वहीं साथ साथ उन्होंने जो है अपनी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नीतियों को गिनवाते हुए कहा है कि सबसे पहले राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो वहीं अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या को भी जो है राम मंदिर बनाने की बात इसमें कही गई है। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आज बड़े बड़े अपने दावे बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कितने कार्य किए हैं। तो वहीं कांग्रेस पे उन्होंने हमला बोलते हुए रक्षा सौदों पे उन्होंने दलाली खाई है। तमाम 370 की बात कही है कि 370 भी भारतीय जनता पार्टी ने हटाई है। तो उस पर तमाम बड़े बड़े दावे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में किया, सुंदरनगर में जो जनसभा को संबोधित किया, वहीं लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनने जा रही है हिमाचल के अंदर। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन यदि हिमाचल विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, क्योंकि इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने जा रही है, तो क्या कुछ समीकरण दिखते हुए नजर आ रहे हैं? ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी भी मैदान में। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ अपनी नीतियां गिनाने में लगे। वहाँ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहले भी जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन अब चुनाव से पहले चुनावों के टाइम पर प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। तो उन्होंने यही आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पर लगाया कि रक्षा साजों पर जो है दलाली खाई है कांग्रेस ने, और वहाँ पर उन्होंने अपनी नीतियों के बारे में गिनाया। तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से सक्षम है कि उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो हिमाचल के प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी भी एक अपने जीत हासिल करने जा रही है। तो वहाँ पर जो तमाम पार्टियां इस टाइम दौड़ में आ गए हैं। जिस तरीके से काम इसमें औला कमान यहाँ पर उतार दी गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी औला कमान उतार दी गए। कुछ ही दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो उन्होंने भी मोदी पे भी हमला बोला था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावों की बात की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सारे पर जो हल्ला बोला था कि कांग्रेस बड़े बड़े दावे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की उन्होंने रणनीति भी गिनाई थी कि कांग्रेस ने भी कितने अच्छे कार्य किए थे। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने तमाम जो पार्टियां वहाँ पर इस टाइम पर जो है शोर गर्मियों पर चला हुआ तमाम पार्टियां यही दाव लगा रही कि भारतीय अपनी अपनी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर खुद सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस भी यही कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। तो यूपी का गोरखपुर जिला आजकल सुर्खियों में है।
हत्या दुष्कर्म के 111 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर गोरखपुर के अभियोजकों ने रिकॉर्ड बनाया है। मुकदमा की मॉनिटरिंग और प्रभावी पैरवी के दम पर गोरखपुर पुलिस आजीवन कारावास की सजा दिलाने में प्रदेश के बड़े जिलों लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी से भी आगे निकल गई है। 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 45 मुकदमों में 111 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर तक कोर्ट में 209 मुकदमों में 359 लोगों का सजा सुनाई गई है, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमे के 111 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके अलावा एक मुकदमे में 20 साल, 32 मुकदमे में 48 आरोपियों को 10 साल, 21 मामलों में 44 आरोपियों को 7 साल और 110 मुकदमों में 155 आरोपियों को 7 साल से कम की सजा हुई है। तो गोरखपुर में सजा दिलाने का रिकॉर्ड बना है। सबसे ज्यादा सजा गोरखपुर में मिली है। 10 महीनों में 111 सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुर्खियों में रहता है और वो बेहतर काम के लिए सुर्खियों में रहता है, अन्य प्रदेशों में यूपी मॉडल अपनाया जाने लगा है, वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो गोरखपुर एक मॉडल बनकर के उभरा है। प्रियम, योगेश, सवाल एक बार फिर से। प्रियम, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर बनकर के उभरा है, यूपी मॉडल की बात की जा रही है, यूपी मॉडल के तर्ज पर काम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर अपने आप में एक मॉडल बनकर के उभरा है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था जो है हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, हमेशा से चुनावी मुद्दा भी रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव में हो या फिर सामान्य समय की बात करें तो उस समय भी आप देखें तो बखूबी जोरों शोरों से उठाती रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब 2017 से 22 का एक अपना टर्नओवर पूरा किया और फिर जब चुनाव के लिए जनता के बीच में गए तो एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया गया है। और आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो भी उनकी बात पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो लगातार जो आंकड़े हैं अब वो बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। गोरखपुर में 101 जो है की संख्या के साथ में 111 की संख्या साथ में जो है गोरखपुर सबसे आगे है। 259 मामले ऐसे थे जिन पे सरकार की तरफ से पैरवी की गई और बड़ी संख्या में इसमें जो अपराधी थे उनको सजा दिलाई गई है। कुल 111 ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किए थे, उनको आजीवन कारावास की सजा जो है वो मिली है। ये पिछले 10 महीने का रिकॉर्ड है। 10 महीने के अंदर 111 लोगों को आजीवन कारावास की सजा जो है सरकार की मजबूत पैरवी के चलते जो है वो हुई है। इसी तरीके से अन्य जिलों के भी नाम है जहां पर जो है इस तरीके के आपराधिक मामले जो आए सामने, उनमें सरकार की तरफ से जो है प्रमुखता के साथ में जो है पैरवी करी गई और एक मिसाल पेश करने की कवायद की गई है। तो कानून व्यवस्था जो हमेशा से चुनावी मुद्दा भी रहा है उसको बेहतर करने की कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और वो कहीं ना कहीं अब रंगलाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके जरिए अगर आप देखें तो आंकड़े भी बता रहे हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर करने का लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आंकड़े इस बात का सबूत है और गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वेक्षण में उत्तराखंड एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है। उत्तराखंड में 1000 अंकों में से 719 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि उससे पीछे केवल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ही हैं। वहीं जारी सूची में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब 1000 अंकों के स्कोर में 928 अंक पाकर पहले, 927 अंकों के साथ चंडीगढ़ दूसरे और 903 अंकों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। तो स्कूली शिक्षा में फिसड्डी साबित हुआ है उत्तराखंड। ये आंकड़े देश भर के बता रहे हैं। देश भर में 35वां स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। और आपको बता दें कि
पहले स्थान पर पंजाब आया है और वहीं चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। देश भर में 35वां स्थान उत्तराखंड को मिला है। शिक्षा विभाग में केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच की गई थी, एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आई तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फिसड्डी साबित हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, फिर ये जो सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें इतना फिसड्डी उत्तराखंड क्यों? अभय आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल इश्यू कुछ आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। तो देश भर में 35वां स्थान मिला है उत्तराखंड को। लगातार ये दावा जरूर किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की तरफ से कि बेहतर काम किया जा रहा है, शिक्षा को लेकर के जागरूकता भी चलाई जा रही है और बेहतर शिक्षा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के जरिए इस बात का आकलन किया जा सकता है कि उत्तराखंड शिक्षा के मामले में किस पायदान पर खड़ा हुआ है। 35वां स्थान मिला है उत्तराखंड को, फिसड्डी साबित हुआ है और देश भर में 35वां स्थान पर जाकर के उत्तराखंड खड़ा हुआ है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। अभय, जिस तरीके से सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और बेहतर काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में उत्तराखंड फिसड्डी क्यों? जी बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसका अब चिंतन करने की जरूरत शिक्षा विभाग को है। क्या कि जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे, जिस बेहतर शिक्षा की वो बात करते हैं, गुणवत्ता शिक्षा देने की बात शिक्षा विभाग करता है, आखिर वो क्यों नहीं धरातल पर उतर पा रही है। आज जब इस बाबत डीजी शिक्षा इन सब चीज़ों को बाबत पूछा गया कि जो इंडेक्स यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो इंडेक्स यहाँ पर जारी किया गया, जो सूची यहाँ पर जारी की गई है, उसमें उत्तराखंड फिसड्डी राज्यों में क्यों शुमार हो रहा है, तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कुछ चीज़ों पर अपनी सफाई देने का काम किया गया था। और ये बात जाहिर सी है कि उत्तराखंड ये कह सकते हैं कि पर्वतीय राज्यों में से एक राज्य है। यहाँ का ज़्यादातर जो भूभाग है वो पर्वतीय भूभाग में आता है और ऐसे में वहाँ पर कनेक्टिविटी की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यानी जो नेटवर्किंग की जो दिक्कत है, नेट की जो समस्या है, वो आमतौर पर वहाँ पर देखने को मिल पा रही है। और शिक्षा विभाग के लिए यही सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं कि कमी का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है। पिछड़ने की सबसे वजह भी यही यहाँ पर देखी गई है। जो मानक थे, यानी इस सूची में जो सूचना रखे गए थे, जो मानक रखे गए थे, उसमें ज़्यादातर इंटरनेट से जुड़े हुए मानक थे। यानी डेली जो रियल टाइम का जो डाटा इकट्ठा होता है विद्यालयों का, वो अभी तक उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल ये कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं है। वहाँ पर यही वजह है कि ये इंडेक्स में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होता नजर आया है उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।